हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एबीसी ऑफ लॉ। आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आज मैंने इस तीन पार्ट में डिवाइड किया इसे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इमरजेंस ऑफ डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन कहाँ से आया, कैसे आया। एंड सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि इमरजेंस इस डॉक्ट्रिन के आ जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो आने वाले केसेस थे और पार्लियामेंट का रिएक्शन क्या था। एंड द थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सम एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फीचर विद सर्टेन केसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर का विद सर्टेन केसेस। याद रखिएगा, जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द क्लैट एग्जाम, जो पीजी, स्पेशली फॉर क्लैट पीजी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्लैट पीजी का जो सैम्पल पेपर में मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और वो भी लैंडमार्क केसेस पूछा गया है। तो आज मैं जितने भी केसेस आज करूँगा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर में, वो सारे लैंडमार्क हैं, उसके जजमेंट, उसके एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से आप देखिएगा। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इमरजेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन। तो इमरजेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन में हम पहला केस पढ़ेंगे, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर ना ही कहीं से बोरो किया गया है और ना ही कहीं से किसी थ्योरी से आया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इंटरप्रिटेशन के तहत आया है। तो हम पहला केस पढ़ेंगे, शंकारी प्रसाद केस। तो शंकारी प्रसाद केस में इस केस में हुआ यूँ था कि फर्स्ट टाइम, जैसा कि आपको मालूम होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज द सेवंथ फंडामेंटल राइट। पहले हमारे सेवन फंडामेंटल राइट्स थे और अभी सिक्स फंडामेंटल राइट है। तो जो सेवन फंडामेंटल राइट थे, तो हुआ यूँ था कि हमारे जब पार्लियामेंट ने इन्हें इस फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स, सेवन फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया था, इसे कर्टेल कर दिए थे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में शंकारी प्रसाद केस में इसे चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट दी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। तो हम पढ़ेंगे वो दो इम्पॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको मालूम होगा कि अमेंडिंग पावर आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368, इट्स आल्सो इंक्लूड टू अमेंड फंडामेंटल राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स को वो अमेंड कर सकते हैं अंदर आर्टिकल 368, पहला। और सेकेंड बात ने कहा कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 13 में ही लॉ को इंक्लूसिव डिफिनेशन दिया हुआ है, जिसमें लॉ के बारे में बताया कि व्हाट इज लॉ। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 में जो द वर्ड लॉ है वो इंक्लूड करता है ओनली ऑर्डिनरी लॉ, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस केस के जजमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट केस थे वो थे गोलकनाथ केस 1967। याद रखिएगा, इस केस के टोटल जजेस बेंच थे 11 जजेस बेंच। उस समय का सबसे लॉन्गेस्ट जजेस बेंच थे। तो इस गोलकनाथ केस इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को रिवर्स किया। जो शंकारी प्रसाद केस में बोला गया था, उसे रिवर्स करके सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि फंडामेंटल राइट आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, और दैट द रीजन पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रीज और अवे फंडामेंटल राइट। कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हैं आप, इम्यूटेबल है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सोल है, स्पिरिट है, जिसके तहत पार्लियामेंट उसे नहीं हटा सकता, ना ही उसे एब्रिज कर सकता है। इसी के तहत गोलकनाथ केस में एक बात और कही गई थी, द वर्ड लॉ का जो डिफिनेशन आर्टिकल 13 में है, गोलकनाथ केस ने भी इसे इंटरप्रेट किया था और उन्होंने कहा था कि द वर्ड लॉ ऑल्सो इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो आप पढ़ सकते हैं, शंकारी केस में ये बोला गया था कि द वर्ड लॉ इंक्लूड इन आर्टिकल 13 ओनली इंक्लूड ऑर्डिनरी लॉ, लेकिन गोलकनाथ केस में ये बोला गया कि द वर्ड लॉ इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये दोनों केस बाद तुरंत पार्लियामेंट ने इसे रिएक्ट किया गोलकनाथ केस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट को अमेंड किया। तो सो गोलकनाथ केस ने कह दिया कि आप फंडामेंटल राइट को अब्रेज नहीं कर सकते। इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया और तुरंत इनेक्ट किया 24th अमेंडमेंट,
एक्ट 1971, जिसके तहत पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है और वो फंडामेंटल राइट्स को भी एब्रिज कर सकती है और हटा सकती है अंडर आर्टिकल 368। और जो ये अमेंडेड होगा ये लॉ नहीं कहलाएगा अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। दो केस हो जाने के बाद हम तीसरा केस में पढ़ेंगे। जहाँ तक आप देख रहे होंगे कि इस दोनों केस में मैंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की, क्योंकि इस दोनों केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई ही नहीं थी, सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही बात हो रही थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइनली इन केस आनंदा भारती केस। ये केस अभी तक का लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। 13 जजेस बेंच थे इसमें और इसका जजमेंट 7:6 के रेशियो में दिया गया था। केशवानंदा भारती केस लॉ स्टूडेंट के लिए और इंडियन पॉलिटी जो भी पढ़ते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केशवानंदा भारती केस इज वन ऑफ द बेस्ट केस फॉर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे पढ़ने में, पार्लियामेंट के बारे पढ़ने में। इस केस में ये अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट केस है। इस केस में बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बात करेंगे। तो केशवनाथ भारती केस आ जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अपने ही जज फिर से अपने गोलकनाथ केस को जजमेंट को ओवररूल किया और अपहेल्ड किया द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट। और केशवनाथ भारती ने फिर से वही बात कही जो शंकरी प्रसाद में गए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। केशवनाथ भारती केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज कर सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं अंडर 368। लेकिन यहीं पर कह सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट ने गुगली डाला और उन्होंने एट द सेम टाइम एक नया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसे लेट डाउन किया और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 के पास पावर तो है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके और एब्रिज कर सके, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, ना ही अल्टर कर सकते हैं। ये चीज पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। कह सकते हैं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही दिमाग लगाकर, बहुत एक तरह से गुगली फेंक कर पार्लियामेंट को ऐसा घुमाया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कर दीजिए, टेक अवे कर दीजिए, लेकिन वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को टच करता है या अल्टर करता है तो आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर पाएंगे। ये केशवानंदा भारती केस, प्लीज केशवानंदा भारती केस जरूर पढ़ें जब भी आपको टाइम मिले। तो द आंसर इज द इमर्जेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर केशवानंदा भारती केस में ही आया था। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब केशवानंद भारती केस तो आ गया, अब पार्लियामेंट को तो पावर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसे गुगली दे दिया। तो अब पार्लियामेंट के पास पावर थी कि अब वो कैसे इसे इस गुगली को खेले। तो हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इंदिरा नेहरू गांधी केस में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अमेंड किया था 39 अमेंडमेंट 1975, इस अमेंडमेंट देन पार्लियामेंट ने ये कह दिया था कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट होगा रिगार्डिंग पीएम एंड द स्पीकर इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑल कोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक फीचर को अल्टर कर रहा था। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इंदिरा नेहरू गांधी केस में वो रीअफर्म किया द डॉक्ट्रिन और इनवैलिडेट किया द प्रोविजन ऑफ 39th अमेंडमेंट 1975। उसके बाद अगेन पार्लियामेंट ने फिर से दिमाग लगाया और फिर से उन्होंने 42nd अमेंडमेंट 1976 लाया, जिसके तहत उन्होंने ये कह दिया कि आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडिंग पावर दिया गया पार्लियामेंट को वो कोई अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेशन नहीं है, और पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, और जो अमेंडमेंट होगा वो कोई भी कोर्ट पे इंटरटेन नहीं होगा। ये 42nd अमेंडमेंट फिर से पार्लियामेंट ने लाया था, लेकिन जस्ट आफ्टर दैट इन मिनरवा मिल केस सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था प्रोविजन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू को अल्टर कर रहा था।
और हम जानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, रिमेंबर दैट, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये भी दिया गया है कि जो आपके पास अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है। और वी ऑल नो लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स मीन अगर फ्यूचर में अगर पार्लियामेंट अपने अमेंडिंग पावर को एब्सोल्यूट करे या एक्सट्रीम लार्ज कर दे, तो वो ऑल्टर करेगा बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत वो एब्सोल्यूट पावर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो पार्लियामेंट फिर ये नहीं कर सकता है। कह सकते हैं आप लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज द gist of constitution as well as basic feature of Indian constitution। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर हो जाए तो वो कहीं ना कहीं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर लेगा, और एक तरह से ये बेसिक फीचर को टोटली अल्टर कर देगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 1। मुझे मेरे हिसाब से आप लोग को समझ आ गया होगा। पार्ट वन में आपने इमरजेंसी पढ़ लिया, पार्ट 2 में उसके बाद क्या वो पढ़ लिया। अब पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 स्पेशली आप इसे स्टॉप करके पॉज करके इसे फोटो भी ले सकते हैं, या आप इसे आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये एलिमेंट ऑफ बेसिक फीचर है। मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट केसेस बताएं जिसमें क्या क्या बेसिक फीचर है उसे बताया गया, तो इसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में बोला गया है, या जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर किस केस में बोला गया है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो आइए आप पढ़ते हैं केशवनंदा भारती केस। फिर से केशवनंदा भारती केस मैं बता रहा हूँ आपको, केशवनंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री हैं आप, लॉकडाउन में आप घर पे हैं, स्पेशली फॉर द 4th लॉ स्टूडेंट और 5th लॉ स्टूडेंट, और जो आगे लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं या लीगल फॉर्म में स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में जाना चाहते हैं, तो आप केशवनंदा भारती केस ज़रूर पढ़ें। तो केशवनंदा भारती केस में क्या क्या एलिमेंट्स को बेसिक फीचर बोला गया है, तो वो फर्स्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, नो जुडिशरी, नो पार्लियामेंट, नो लेजिस्लेशन। सबसे सुप्रीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, जिसे मैंने LEJ लिख दिया है। याद रखिए मैंने इस नोट्स में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स को मैंने FR लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को SC लिख दिया, तो आप प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा और समझ आएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करेगा या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे कंट्रोल करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जिस्ट है उसे ऑल्टर कर देगा। तो एक तरह से ये बहुत साइड इफेक्ट है फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ये भी बेसिक फीचर है, और इसे अल्टर नहीं किया सकता। थर्ड, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। अगेन मैंने प्रियम्बल में भी सेक्युलरिज्म को बहुत अच्छा डिफाइन किया कि सेक्युलरिज्म भी बेसिक फीचर है। सोवरेनिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी मैंने डिफाइन कर लिया प्रियम्बल में। अगर आपको नहीं सोवरेनिटी ये जितने भी वर्ड है सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बेसिक फीचर है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, ये भी बेसिक फीचर है कि किसी इंसान की डिग्निटी को आप नहीं अल्टर कर सकते हैं, ना ही उसे डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं का ये बेसिक फीचर है, केशवनंदा भारती केस में बोला गया। फिर अब आते हैं सेकेंड केस, इंदिरा गांधी केस, जिसे इलेक्शन केस भी कहते हैं। और हाँ, केशवनंदा भारती केस को पॉपुलरली नॉन एज फंडामेंटल राइट केस है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत सारी जजमेंट दी गई है। खैर, इंदिरा गांधी केस को इलेक्शन केस कहते हैं, और इंदिरा गांधी के इलेक्शन केस में क्या क्या एलिमेंट्स को बोला गया कि बेसिक फीचर वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ पे मैं आगे जाकर वीडियो बनाऊंगा। रूल ऑफ लॉ मतलब मैं सिंपलिसिटी बता दूं कि देयर इज नो वन अबव द लॉ, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ।
फोर्थ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी आर्टिकल 14 में डिफाइन है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उसे, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जाकर। उसके बाद फिफ्थ है कि इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी बेसिक फीचर है। और अगेन सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, ये भी बेसिक फीचर है जो इंदिरा गांधी केस में बोला गया था। एंड एट लास्ट मिनरवा मिल केस। मिनरवा मिल केस मिनरवा मिल केस अभी अभी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि रिसेंटली मिनरवा मिल केस का बहुत सारे केसेस में उसका यूज़ हुआ है, बहुत सारे केसेस में उसको बताया गया है। तो मिनरवा मिल केस इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 में, उसमें मिनरवा मिल केस में यही बोल देगा था कि जो लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फीचर। मतलब जो पार्लियामेंट अमेंड करेगा उसमें एब्सोल्यूट नहीं, वो लिमिटेड ही रहेगा, और यही बेसिक फीचर है। उसके बाद मिनरवा केस में जुडिशियल रिव्यू के बारे में फिर से बात की गई थी। एंड लास्ट हार्मोनाइज बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को आप दोनों को एक साथ बैलेंस बनाकर चले, ये भी बेसिक फीचर है। आप किसी को सुपरमेसी नहीं दे सकते हैं। वो बात अलग है कि फंडामेंटल राइट इज जस्टिसिएबल बट डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसिएबल। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे से हिसाब से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस पार्ट 1, पार्ट 2, 3 में कोई भी कुछ भी परेशानी है, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है, या मेरे अल्फाज में कुछ दिक्कत है, या कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे सुझाव दें कि आप क्या सही करें, क्या और अच्छा कर सकते हैं। सो एट लास्ट कंक्लूड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपने बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमने क्या क्या आज पढ़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आज पढ़ा इमरजेंस ऑफ बेसिक फीचर, कि बेसिक फीचर कैसे आया। इसमें फिर मैं हम लोग ने पढ़े हैं शंकरी प्रसाद केसेस, गोलखनाथ केस, केशवानंदी भारती केस। फिर हम पढ़े हैं कि इमरजेंस ऑफ डॉक्ट्रिन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का क्या रवैया था, क्या रिएक्शन था। फिर इसमें हम लोग पढ़े इंदिरा गांधी केस, इंदिरा नेहरू गांधी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, यू शुड स्टडी। फिर हम लोग पढ़े सम अमेंडमेंट, जैसे 39th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। और उसके बाद हम लोग मिनरवा मिल केस भी पढ़े हैं। एट लास्ट हम लोग एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विद केसेस के साथ हमने पढ़ा कि कौन कौन सा एलिमेंट बेसिक फीचर है। और आप राइट कॉर्नर साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने कीवर्ड्स बता दी, कि आप अगर ये सबको जानना चाहते हैं कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है शॉर्ट फॉर्म में, तो आज मैंने आर्टिकल 368 के बारे इन्वॉल्वमेंट दी, मैंने 24th एंड 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, लिमिटिंग अमेंडिंग पावर और लैंडमार्क केसेस के बारे में बात की।